वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ प्रोनाउंस का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोनाउंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमने आपके साथ चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और पार्ट 3 में हम आपको जो है स्टार्ट करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस से। रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने आपको बताया था कि हु, विच, दैट, व्हाट, बट और एज, ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जिसमें कि हमने आपको हु का यूज और विच का यूज बताया था। आपको बताया था कि सेकेंड लेक्चर में कि हु का जो प्रयोग होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है और विच का जो प्रयोग होता है वो वस्तु के लिए होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में दैट का यूज से, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या क्या बताया था आपको, उसका एक बार लिस्ट लिखा देते हैं फिर से आपको। हु, विच, दैट, व्हाट, बट एंड एज, ये जो है आपको हमने लिखाया था। इसमें से हमने आपको हु और विच को जो है डिस्कस कर दिया था। हु जो ह्यूमन बींग्स के लिए आपको बताया था और विच जो है किसी वस्तु के लिए। चलिए आज दैट से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं दैट। दैट का कहाँ यूज करेंगे? देखिए, जहाँ पर आप हु का यूज कर सकते थे, विच का यूज कर सकते थे, वहीं पर जो आप दैट का भी यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि हु का प्रयोग आप ह्यूमन बींग्स के लिए करते थे, दैट का भी प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए कर सकते हैं। विच का प्रयोग वस्तु के लिए करते थे, दैट का भी प्रयोग वस्तु के लिए कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों को यहाँ पर लिखते हैं। तो दैट का प्रयोग मानव के लिए कर सकते हैं। दूसरा, दैट का प्रयोग वस्तु के लिए, दोनों के लिए, मानव के लिए भी और वस्तु के लिए, दोनों के लिए जो है दैट का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपको, जैसे मैंने हु के लिए जो है आपको जो एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल को लेंगे, लेकिन इस बार जो है हु का यूज नहीं करेंगे, वहां पर दैट का प्रयोग करके आपको बताएंगे कि आप हु के जगह दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। विच का जो एग्जाम्पल आपके साथ हमने डिस्कस किया था उसी एग्जाम्पल को लेंगे, लेकिन इस बार विच का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करेंगे, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो सके कि आप हु के जगह और विच के जगह दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए उस एग्जाम्पल को लिखते हैं। द बॉय दैट stole my purse was a student। लड़का जिसने कि मेरा पर्स चुराया था वो क्या था? स्टूडेंट था, ठीक है। तो हमने आपको एग्जांपल क्या दिया था हु में? द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। अगर हु लिखा रहता यहाँ तो क्या सेंटेंस सही होता? हाँ, बिल्कुल सही होता। दैट रहता तो सही होता? हाँ, सही होता। अगर विच रहता तो ये सेंटेंस सही होता? नहीं सही होता। क्यों नहीं सही होता? विच तो केवल वस्तु के लिए होता है, तो यहाँ पर विच का प्रयोग, ये तो बॉय जो है ह्यूमन बींग्स है, लड़का है, यानी कि हु और विच के जगह दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हु और विच का अपना अलग अलग है, ठीक है। तो दैट का प्रयोग जो है आप मानव वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, लड़का जो है क्या है? ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह सेंटेंस आपका सही है कि लड़का जिसने कि मेरा पर्स चुराया था वह एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, ठीक है। द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन। देखिए इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो पेन क्या है? आपका वस्तु है। पेन क्या है? आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वस्तु है। वस्तु के लिए देखिए दैट का प्रयोग किया गया है। मतलब कलम जो कि टेबल पर रखी हुई है वो मेरी है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। तो क्या यह दैट का रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट का प्रयोग किया गया, क्या यह सही है? हाँ, एकदम सही है, क्योंकि दैट के लिए मानव के लिए भी यूज होता है और वस्तु के लिए, दोनों के लिए यूज होता है, तो ये सही है। अगर यहाँ पर विच का प्रयोग रहता तो क्या यह सेंटेंस सही होता? तो हाँ, ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि वस्तु के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। विच भी यहाँ पर
अगर रहता, दैट के जगह विच रहता तो भी सही होता। तो क्या यहाँ पर हूँ का प्रयोग करते, दैट को हटाकर हूँ का प्रयोग करते तो क्या है, सही होता? तो ये एकदम गलत होता, सही नहीं होता, क्योंकि हूँ जो होता है वो मानव के लिए यूज होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए केवल यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप हूँ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, विच का प्रयोग कर सकते हैं या तो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको कॉमन एरर में इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, आपको सेंटेंस दिया रहता है और उसमें जो है आपको जैसे कि द बॉय विच स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर अगर किसी ने विच का प्रयोग किया तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विच तो वस्तु के लिए यूज होता है। यहाँ पर अगर हूँ रहता तो हूँ सही हो जाता, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए हूँ का यूज किया जा सकता है। तो आपको मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही आपने दैट का प्रयोग पढ़ा तो आपके मन में क्वेश्चन भी उठ रहे होंगे। क्या उठ रहा होगा क्वेश्चन? कि जब हूँ और विच दोनों के लिए दैट का ही प्रयोग कर सकते हैं तो हम दैट का ही केवल प्रयोग कर लेते। हूँ और विच का मतलब कोई तो मतलब पढ़ने का कोई यूज तो होता, कुछ ना कुछ तो यूज होता कि जहाँ पर कि हूँ और विच, देखिए हूँ और विच के जगह दोनों के जगह तो हम दैट का प्रयोग कर ही सकते हैं आराम से, तो फिर डायरेक्टली दैट का ही प्रयोग करके निकल जाते। तो क्या इन दोनों के बीच में हूँ विच और दैट, क्या ये दोनों को एक साथ रखते हैं, हूँ और विच वर्सेस दैट करते हैं, क्या हूँ विच और दैट के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस भी है या नहीं है? क्योंकि दैट ने तो दोनों को कंबाइन कर दिया अभी, हूँ और विच को, तो क्या कुछ डिफरेंसेस है? अगर डिफरेंसेस है तो क्या डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस नहीं है तो मतलब उसके बारे में भी क्लियर हो जाए इसी जगह पर। तो देखिए रियल में अगर बात किया जाए तो मैं कहूँगा कि डिफरेंसेस है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। उस माइन्यूट डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जिधर जो है हु विच वर्सेस जो है दैट का देखेंगे कि क्या दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो उन डिफरेंसेस को चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर लिखते हैं हु और विच, ठीक है, और इधर लिखते हैं दैट। जहाँ जहाँ हु का यूज कर सकते हैं वहाँ दैट का भी कर सकते हैं, विच का जहाँ कर सकते हैं वहाँ भी दैट का कर सकते हैं। तो भाई कोई तो डिफरेंस होगा, तभी तो मतलब दोनों चीज़ को पढ़े, इन तीन चीज़ों में इन दोनों को एक साथ रखे हैं और दैट वर्सेस दैट करते हैं। क्या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है? तो देखिए डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर हु और विच का प्रयोग जब भी होगा तो आपका जो है डिफाइनिंग के लिए होगा। नहीं, हु और विच का जो प्रयोग होगा वो डिफाइनिंग के लिए तो होगा ही, डिफाइनिंग केवल नहीं बोल सकते हम लोग, डिफाइनिंग के लिए होगा और एंड नॉन डिफाइनिंग दोनों के लिए होगा। मतलब डिफाइनिंग अगर के लिए और नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ? परिभाषित, नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ? अपरिभाषित। तो हूँ और विच का जो प्रयोग है डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग दोनों अर्थों में होगा, परिभाषित और अपरिभाषित अर्थों में भी होगा। लेकिन अगर दैट का प्रयोग देखा जाए तो दैट का प्रयोग सिर्फ ओनली जो है डिफाइनिंग में किया जाएगा, परिभाषित में किया जाएगा। अब तो बहुत सारे बच्चों को ये तो समझ में आ गया कि हूँ और विच का डिफाइनिंग रहे या नॉन डिफाइनिंग रहे, दोनों में हूँ या विच का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन दैट का प्रयोग सिर्फ डिफाइनिंग में किया जाएगा। अगर दैट का प्रयोग नॉन डिफाइनिंग सेंटेंस में किया जाएगा, अपरिभाषित वाक्य में किया जाएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है दैट का प्रयोग आप डिफाइनिंग में केवल यूज कीजिएगा। अब ये सवाल उठता है कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैसे समझेंगे? किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये दिमाग में आना चाहिए कि ये सेंटेंस ये डिफाइनिंग सेंटेंस है या फिर इसमें नॉन डिफाइनिंग सेंटेंस है। तो इस चीज़ का हम लोग डिफरेंसेस पहले जानते हैं, उसके बाद जाकर हूँ और विच का भी प्रयोग करने के लिए और दैट का दोनों का डिफरेंसेस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, डिफाइनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस मतलब जैसे हूँ और विच है, इसके प्रयोग के बिना वो सेंटेंस अगर अधूरा रह गया, ठीक है, अगर अधूरा रह गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस पे ही उस वाक्य का सारा चीज़ निर्भर कर रहा था। तो वो सेंटेंस क्या है? वो जो विच है या हु जो है वो आपका डिफाइनिंग हो गया, मतलब डिफाइन कर रहा है वो सेंटेंस जो उसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो वो डिफाइनिंग यूज हुआ। लेकिन अगर जहाँ उस
हु या विच या दैट से इस बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है उस सेंटेंस पे कि वो रहे या नहीं रहे, वो वाला पार्ट सेंटेंस का, तो वो जो है नॉन डिफाइनिंग यूज हो गया। तो अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। द डॉग विच आई हैव बॉट इज ब्लैक। एक सेंटेंस ये लिखे, एक सेंटेंस और लिख रहे हैं। आई हैव bought a dog which is black। तो देखिए यहां पर देखा जाए इन दोनों में सेंटेंसेस में, द डॉग विच आई हैव बॉट इज ब्लैक, कुत्ता जो कि हमने खरीदा, ठीक है, डॉग जिसे कि हमने खरीदा वो कैसा था, काला था। तो यहाँ पर देखिए विच का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इसको ठीक है सर्कल कर देते हैं। आई हैव बॉट ए डॉग, हमने जो है कुत्ता खरीदा, विच इज ब्लैक जो कि काला था, तो यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, अगर विच से जो सेंटेंस अटैच है द डॉग विच आई हैव बॉट, तो विच आई हैव बॉट को अगर हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, मतलब पूरा अधूरा हो जाएगा। क्योंकि कुत्ता का जो विशेषता बता रहा है इस सेंटेंस में अगर देखा जाए, द डॉग विच आई हैव बॉट इज ब्लैक, मतलब कुत्ता जिसे कि मैंने खरीदा उस कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें देखिए विच का प्रयोग के बिना ये सेंटेंस पूरी तरह से अधूरा सा रह जाएगा। तो ये जो है विच का जो यहाँ प्रयोग हुआ है इसमें क्या हुआ है कि डिफाइनिंग यूज है। क्या है ये आपका परिभाषित यूज है, डिफाइनिंग यूज है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए, आई हैव बॉट ए डॉग विच इज ब्लैक, मतलब हमने एक कुत्ता खरीदा जो कि काला था, तो अगर जहाँ इसको हटा दिया जाए विच इज ब्लैक, तो क्या ये सेंटेंस सही है, मतलब सेंटेंस पूरा हो रहा है। तो आई हैव बॉट ए डॉग, मैंने एक कुत्ता खरीदा, ये सेंटेंस अपने आप में जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसलिए जो है, हालांकि इस सेंटेंस का एक मतलब विशेषता बता रहा है उस कुत्ते का कि वो कुत्ता काला था, हालांकि इस सेंटेंस को रहे या ना रहे इससे जो है इस सेंटेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इस मतलब विच पर ये निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि ये आपका नॉन डिफाइनिंग यूज हुआ, मतलब ये डिफाइनिंग यूज नहीं हुआ विच इज ए ब्लैक। समझ में आया? इसमें जो है अगर विच को आप हटा देते हैं तो विच के बिना ये सेंटेंस क्या हो जाता है, आपका अधूरा हो जाता है, मतलब विच पर ही निर्भर कर रहा है ये सेंटेंस। द डॉग विच आई हैव वॉट इज ब्लैक, मतलब यहाँ विच पर ही निर्भर कर रहा है, कुत्ता जो हमने खरीदा वो काला था। तो यहाँ पर विच के बिना जो है ये सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब अधूरा हो जाएगा। तो ये जो है आपका डिफाइनिंग यूज है जहाँ पे कि विच पर ही निर्भर कर रहा है सारा कहानी। लेकिन इस सेंटेंस में विच इज ब्लैक अगर ये पार्ट हटा भी देते हैं तो इस सेंटेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है आपका क्या हो गया कि नॉन डिफाइनिंग यूज हो गया। क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग यूज हो गया। ठीक है, तो ये अगर नॉन डिफाइनिंग रहे या डिफाइनिंग रहे, दोनों केसेस में हु या विच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डिफाइनिंग के सेंस में ही केवल जो है दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, मतलब ये है कि यहाँ पर तो विच का प्रयोग किया, ये तो ठीक है ही, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर दैट का भी प्रयोग किया रहता तो ये सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हमने किया है क्लियर कि दैट का प्रयोग जो है डिफाइनिंग के सेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिफाइनिंग के सेंस में डिफाइनिंग यूज है, इसलिए यहाँ पर दैट का भी प्रयोग सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पर आई हैव बॉट ए डॉग दैट इज ब्लैक, अगर यहाँ पर दैट का प्रयोग करता तो ये क्या हो जाता, दैट का प्रयोग गलत हो जाता। यहाँ पर केवल जो है विच का ही प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको हु विच वर्सेस दैट में आपको डिफरेंसेस समझ में रखना है, समझना है कि डिफाइनिंग के सेंस में या नॉन डिफाइनिंग के सेंस में, डिफाइनिंग रहे या नॉन डिफाइनिंग रहे, दोनों केसेस में हु या विच का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दैट का प्रयोग केवल जो है डिफाइनिंग के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं हम लोग। सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट रूल, इसी में जो है नेक्स्ट जो है ई नंबर रूल है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री रहे ई नंबर, अगर आपने नंबरिंग हमने नहीं किया है तो आप लोग जो है एक नए रूल के रूप में इसको केवल लिख सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री या वनली रहे, नन रहे
ऑल रहे। अगर इन सब का यूज सुपरलेटिव डिग्री का, ओनली का, नन का, ऑल का, इन सब का यूज जो है ये इसका मतलब कि ये निकले एवरीथिंग, मतलब सब कुछ। इसका क्या मतलब निकले? अगर इसका मतलब लिखने की एवरीथिंग मतलब सब कुछ इसमें निकले, इसका मतलब एवरीथिंग का मतलब निकले। क्यों? देखिए सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या हुआ कि बेस्ट हो गया, मतलब पूरी तरह से मतलब सुपर हो गया, तो सुपरलेटिव डिग्री। ओनली, केवल, नन, ऑल, सभी, तो इस तरह के सेंस में अगर जहाँ एवरीथिंग का मतलब निकले तो उस केसेस में हम लोग जो है दैट का प्रयोग होता है, ना कि हूँ और विच का। उस केसेस में क्या करेंगे? अगर एवरीथिंग इसका मतलब निकले तो उस केसेस में हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग एकदम सही है, लेकिन अगर कोई किसी ने हूँ या विच का प्रयोग किया इस केसेस में तो ये गलत हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन, ऑल, इस केसेस में अगर एवरीथिंग का सेंस निकले सेंटेंस में, वाक्य में एवरीथिंग निकले तो उस केसेस में आपको दैट का प्रयोग करना है। हु या विच का प्रयोग जो है आपका गलत हो जाएगा। हु और विच का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर जो है एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ऑल के साथ क्या बताएं कि इसका मतलब क्या हुआ? ऑल दैट ग्लिटर्स, जितने भी चकाचौंध है, चमक है, चकाचौंध है, वो सभी जो है सोना नहीं है। सोना क्या होता है? उसमें चमक होती है, चकाचौंध होती है। तो कह रहा है कि जितने भी ग्लिटर्स हैं वो सभी जो है सोना नहीं है। तो ऑल के साथ देखिए क्या हुआ? एवरीथिंग के सेंस में यूज हो रहा है कि जितने भी हैं वो सोना नहीं है, जितने भी चकाचौंध है वो सोना नहीं है। तो एवरीथिंग के सेंस में यूज हो रहा है। तो उस केसेस में क्या करेंगे? यहाँ पर जो है दैट का प्रयोग होगा। ऑल, याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन, ऑल के सेंस में क्या होगा कि दैट, एवरीथिंग का सेंस अगर आए सेंटेंस को पढ़ने के बाद, वाक्य को पढ़ने के बाद, तो ऑल के साथ आप जो है दैट का, जनरली 90% केसेस में आप जो है दैट का ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ऑल के साथ दैट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर विच का अगर किसी ने प्रयोग कर देता यहाँ पर, तो या हूँ का प्रयोग कर देता, हूँ या विच का प्रयोग यहाँ पे गलत हो जाएगा। हूँ या विच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ऑल दैट ग्लिटर्स, यहाँ दैट का प्रयोग होगा। दैट का प्रयोग सही है, तो ये सेंटेंस अभी सही है। यहाँ पर विच देके जो है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ देके आपसे कॉमन एरर पूछ लिया जाएगा। आप जो है वहाँ पर विच हटा के दैट का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। ये बेस्ट थिंग है जिसे कि मैं कर सकता हूँ। दिस इज द बेस्ट। देखिए बेस्ट क्या है? द बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने क्या बताया आपको? सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको दैट का प्रयोग करना है। क्या यहाँ दैट का प्रयोग है? हाँ है, तो ये सही, सेंटेंस एकदम सही है। ठीक है, तो क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का प्रयोग करना है, ऑल के साथ दैट का प्रयोग करना है, ओनली, नन, ऑल, ये सब के साथ जो है आपको दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर इस किसी ने जो है अगर ऐसा लिखा रहता, विच लिखा रहता यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता? विच गलत हो जाता। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू, तो ये गलत हो जाता। यहाँ विच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? दैट का प्रयोग होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप याद रखिएगा दैट का प्रयोग करना है, ऑल के साथ जो है दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल जो है देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हु और हुम। इस पे जो है ढेरों बार क्वेश्चन पूछा गया है हु और हुम पर। एक आपको जो है हम इसमें बेसिक सा एक सुंदर सा ट्रिक देंगे, बहुत अच्छा सा ट्रिक देंगे, जिसके बाद से जो है आप हु और हुम में जो है आप डिफरेंसेस समझ में आने लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए हु या हुम का जो प्रयोग है, जैसे देखिए हु जो होता है, हु होता है नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या हुआ? कर्ता कारक, यानी कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ये जो है नॉमिनेटिव के रूप में यूज होता है। ठीक है, हु का प्रयोग क्या होता है? नॉमिनेटिव के रूप में होता है, कर्ता के रूप में। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में होता है। और हुम का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। किस में रहता है? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कर्म कारक, ऑब्जेक्ट के रूप में। whom का प्रयोग जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है और who का प्रयोग जो होता है नॉमिनेटिव केस में। तो देखिए आप अपने आप समझ जाइएगा, जो चीज कर्ता के रूप में यूज होगा तो वो तो अलग होगा ना। जो whom है ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है कोई चीज का इस्तेमाल, तो वो चीज अलग होगा, कुछ डिफरेंसेस होगा उस दोनों में। क्योंकि देखिए अपने आप में ये डिफरेंसेस खुद व खुद क्रिएट हो रहा है इसमें, कि who जो है नॉमिनेटिव में हो रहा है और whom जो है ऑब्जेक्टिव में हो रहा है। तो क्या होगा, जो चीज नॉमिनेटिव केस के रूप में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, उसके बाद क्या होगा, हूँ के बाद जो है अपने आप जो है क्या होगा कि वर्ब का इस्तेमाल होगा। हूँ के साथ आप जो है जब भी हूँ का प्रयोग होगा उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज होगा हूँ का, उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जबकि whom के बाद नहीं आएगा, क्योंकि whom तो ऑब्जेक्टिव के साथ केस में है। whom के बाद जो है कभी भी वर्ब नहीं आता है, ये वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस से आप जो है किसी भी तरह का कॉमन एरर का प्रॉब्लम आपसे हूँ या whom से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से उस प्रॉब्लम को कैच कर पाएंगे। क्या है रूल, हूँ के साथ वर्ब का इस्तेमाल होगा। क्यों वर्ब का होगा, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, कर्ता कारक के रूप में हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हूँ के साथ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, whom के साथ जो है वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, whom जो है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस पे जो है एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि द डॉक्टर whom I met today was Ram's brother। डॉक्टर जिससे कि मैं मिला, आज जिससे मैं मिला वो जो है राम का भाई था। ठीक है, तो डॉक्टर whom I met today was Ram's brother। तो देखिए whom जो है इसके यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद देखिए वर्ब है क्या, वर्ब नहीं है। ये जो है आपका देखिए द डॉक्टर, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपका द डॉक्टर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। whom क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसके बाद क्या होता है, वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके देखिए बगल में वर्ब है क्या, नहीं है, ये तो सब्जेक्ट हो गया ना। फिर से जो नेक्स्ट सेंटेंस बना उसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वर्ब है। तो देखिए इसके बाद जो देखिए whom के बाद जो है आपका क्या है कि वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। whom के बाद जो है यहाँ पे क्या है कि वर्ब का इस्तेमाल नहीं है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जब भी रहता है whom के रूप whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है। तो उसके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ भी वर्ब का देखिए इसके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर whom का। अगर किसी ने यहाँ पर whom का प्रयोग कर दिया होता तो क्या यह सही होता या सेंटेंस या गलत होता। अगर किसी ने whom का प्रयोग किया है मान लीजिए तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि who के बाद जो है आपको वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। गलत हो जाता अगर who लगाते, तो whom है इसीलिए ये सेंटेंस सही है। ठीक है, तो आपको जो कॉमन एरर में पूछा जाता है इसी तरह किया जाता है कि डॉक्टर हूँ आई मेट टुडे वाज राम्स ब्रदर। आपको पता ही नहीं चलता है कि इसमें कहाँ गलती है। गलती है क्योंकि हूँ के बाद जो है आपको पता रहेगा तब तो कि हूँ के बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है। यहाँ वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं है, सब्जेक्ट का है। तो यहाँ तो हूँ तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो इसलिए जो है सब्जेक्ट है इसका, ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस है। इसके बाद तो वर्ब का इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए सेंटेंस एकदम whom लगेगा, यहाँ पर who नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको जो डिफरेंशिएट करने के लिए आना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द डॉक्टर हु केम हियर वाज राम्स ब्रदर। कहता है कि द डॉक्टर हु केम हियर वाज राम्स ब्रदर। कहता है डॉक्टर जो यहाँ आया वह जो है राम का भाई था। द डॉक्टर जो यहाँ आया वो क्या था, राम का भाई था। तो देखिए द डॉक्टर हु के बाद देखिए ये हु जो है यहाँ पर आपको किसके रूप में हो रहा है कि आपको जो है कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ये डॉक्टर भी आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। देखिए इसके बाद देखिए वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। जब हूँ का प्रयोग हो रहा हो उसके बाद अगर वर्ब का यूज किया गया है तो सही है,
हूँ के बाद तो हम यही बता रहे हैं तब से कि हूँ के बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है, होम के बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो एक लाइन में बस इतना सा रूल समझ जाना है, जहाँ भी हूँ मिले उसके बाद देखिए वर्ब है कि नहीं, अगर वर्ब है तो सही है, अगर वर्ब नहीं है तो मतलब वो क्या है कि गलत है, हूम होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस आपका सही है। अगर किसी ने यहाँ पर हूम लिखा रहता तो हूम के बाद तो वर्ब होता नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाता। समझ में आया? तो आपको जो है हूम में इसी तरह का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है। चलिए अब जो है 8th देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है हु के साथ हुम, हुज, विच कह सकते हैं, दैट कह सकते हैं, ये सब जो है आता है हुम, हुज, विच, दैट। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर मीनिंग से आपको जो है पता करना होगा कि हूँ का प्रयोग होगा या हुम का होगा या हुज का होगा या विच का होगा या दैट। देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ क्वेश्चन वाला सेंटेंस, जिसमें कि क्वेश्चन बनता हो। जैसे कि हम 2-3 सेंटेंस लिख के आपको बताते हैं कि उस सेंटेंस का मीनिंग से ये पता चला कि हूँ लगेगा या विच लगेगा या व्हाट लगेगा, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, हु कम्स लेट। अगर इस सेंटेंस हु कम्स लेट ने लिखिए, यहाँ पे लिखिए हु कम्स हियर, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? हु कम्स हियर मतलब यहाँ कौन आता है, क्या होगा? यहाँ कौन आता है। तो यहाँ कौन आता है, तो देखिए ये सेंटेंस से पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसका अर्थ से हमें पता समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन जो है प्रयोग किया गया है हूँ के लिए। तो ये जो है इसी तरह का प्रयोग होगा। मतलब आपको सेंटेंस का मतलब समझना है, तभी इंट्रोगेटिव से रिलेटेड आपको कम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है आपको उसका मीनिंग समझने आना चाहिए। मीनिंग समझ में आएगा तो हूँ, हुम, वुज, विच, दैट का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये लिखा रहता हुज लिखिए या विच लिख देते हैं, विच से एक बनाते हैं, विच ऑफ दीज जेंटलमैन इज जॉन, ठीक है। विच ऑफ द जेंटलमैन इज जॉन। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि इन भद्र पुरुषों में जॉन कौन है। देखिए दोनों में कौन है आ रहा है, इसीलिए हम ये सेंटेंस को लिए। ठीक है, दोनों में कौन है आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि विच ऑफ दिस जेंटलमैन इज जॉन। तो इन भद्र पुरुषों में जॉन कौन है, तो इस तरह का सेंस में आ रहा है कि विच के सेंस में आ रहा है ये कि इन भद्र पुरुषों में कौन है। और यहाँ क्या है, यहाँ इस सेंटेंस को यहाँ कौन आता है, हु कम्स हियर। तो ये जो है अलग अलग सेंटेंसों के अलग अलग मीनिंग के आधार पर जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जो अलग अलग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज होता है, हु, विच, ये सब क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। और इसके बाद जो है एक लास्ट बचा हुआ है जो कि एक्सक्लामेटरी है। 9th नंबर क्या है आपका, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ठीक है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का उतना यूज नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक्सक्लामेटरी मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ अचानक से, जैसे व्हाट, इसमें केवल एक ही आता है व्हाट वाला, बस इसका कोई ज़्यादा यूजेज नहीं है, तो हम इतना ज़्यादा थ्योरी बढ़ाएंगे भी नहीं इसको पढ़ा के। तो एक्सक्लामेटरी में केवल याद रखिएगा कि केवल व्हाट आता है। ठीक है, तो इसके साथ जो हम प्रोनाउंस का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, थ्योरी पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। देखिए प्रॉब्लम्स, जैसा कि हमने आपको बोला है कि प्रॉब्लम जो है हम पहले थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का MTS का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि जो है उसको एक आइडिया लगे, जैसे ही क्वेश्चन पढ़े तो उसको आइडिया लगे कि हाँ इस तरह का थ्योरी तो डिस्कस हो चुका है क्लासेस में, तो उसको जो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होगा। ठीक है, 50 नंबर का इंग्लिश पूछा जा रहा है SSC MTS एग्जामिनेशन में। तो देखिए CGL के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको हताश नहीं होना है कि हमारे साथ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हो रहा है। तो देखिए थ्योरी तो हमेशा चैनल पर अवेलेबल ही रहेगा आपको। हम जो है अलग से जो है हर एक का अलग से जो है हम प्रॉब्लम बना के, जैसे टाइम एंड टेंसेस का नहीं किए हैं डिस्कस,
मतलब क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए हैं तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। फिर इसका भी प्रोनाउंस का भी आपका क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। तो इन सब चीज़ों का क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, लास्ट टाइम है एग्जामिनेशन का, तो देखिए अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा ये चीज़। इंग्लिश ग्रामर देखिए एक ऐसे ही मतलब इसका अगर क्वेश्चन बनाते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन थ्योरी केवल पढ़ने के लिए केवल बोल दिया जाए इंग्लिश ग्रामर का तो अपने आप में ही वो मतलब बोर सा लगता है बच्चों को। सच बताया जाए तो मतलब उसको नीरस टाइप का लगता है, उतना मज़ा नहीं आता है उसको पढ़ने में थ्योरी। इसलिए हम जो है हर एक मतलब कह सकते हैं कि रूल बताने के साथ आपको एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है, इसलिए बच्चे देख पाते हैं। हालांकि वीडियोज भी देखिए, हर एक वीडियो जो है 30 मिनट्स का लगभग रह रहा है, तो मतलब थोड़ा लेंदी हो जाता है, मुझे भी लगता है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, छोटा वीडियो नहीं होना चाहिए, वीडियो जो है जिसमें कि मतलब एक वीडियोज को देखने के बाद कुछ सीखने के लिए मिले, कम से कम कुछ नया मिले सीखने के लिए, तभी देखने का कुछ फ़ायदा होता है। तो हम देखिए अगर आप तीनों वीडियोज को अगर प्रोनाउंस का देखते हैं तो आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। मतलब आपको लगेगा कि मतलब 1.5 घंटा हमने डेडिकेट किया इस चैनल के लिए कि मतलब आप मतलब पढ़ा, मैंने प्रोनाउंस पढ़ा अच्छे से, 3 वीडियोज़ देखा, आधा घंटे का है, तो हमें कुछ सीखने के लिए मिला। और हम ये श्योर हैं कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपको जो है कुछ नया चीज़ मिलेगा हमारे चैनल्स पर। इसका काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी अच्छे से उसको तैयार करके, प्रिपेयर करके मतलब आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। हालांकि हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम थोड़ा सा चमक धमक के साथ आपके सामने इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करें, लेकिन कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ये चीज़ हम आपके साथ बोलना चाहेंगे। आप जितने भी चैनल्स पर देखते ही होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन कंटेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सिस्टमेटिक वे में बहुत कम ही मतलब मिलता है, ठीक है। ऐसे मिलता है, अवेलेबल है, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं अभी भी यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं। लेकिन काफ़ी हम जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम काफ़ी सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में कंसेप्ट को आपके सामने दें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आगे, ठीक है। अगर आपको ये सब वीडियोज अच्छा लगता है तो आप लोग थोड़ा चैनल के प्रति ये कंट्रीब्यूट कीजिए, अपना समय को 5-10 मिनट निकालिए। अगर 5-10 मिनट में अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं तो 4-5 वीडियोज को शेयर कर दिया कीजिए कभी, मतलब दिन भर में अगर कभी भी अगर आप फ्री रहते हैं तो। अपना पढ़ाई डिस्टर्ब करके नहीं करना है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये सारे चीज़ सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम है कि आपको स्टडी करना है, आपको जॉब लेना है। ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जॉब अगर आप लेते हैं तो ये थ्रू आउट द लाइफ होता है आपके लिए। इन सारी चीज़ तो ये सारी चीज़ टेम्प्रोरी चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ही फोकस कीजिएगा। अभी के समय पर इधर उधर घूमना कम है, अपने पढ़ाई पर ज़्यादा, और र्यूमर से बचना है। अभी देखिए र्यूमर पूरा चल रहा था कि ये MTS का एग्जामिनेशन का डेट चेंज हो गया, तो ये केवल ईस्टर्न रीजन के लिए चेंज हुआ है, ईस्टर्न रीजन। इसलिए हमने जो है अलग से एक मतलब वीडियोज़ बना के 2.5 मिनट का वीडियोज़ बना के चैनल्स पर अपलोड कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चे पढ़ाई करना छोड़ ना दें। क्योंकि इतना मेहनत किए, अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करना छोड़ तो आपको थोड़ा सा मतलब जितना स्कोर करना चाहिए था उससे थोड़ा हो सकता है कम आ जाए। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, मतलब इसके लिए आपको नोटिस कर दिया जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।